नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का यानी क्लास 10th का लेकर आए हैं चैप्टर आपका परिवहन। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पूरा खत्म करने वाले हैं और यह जो वीडियो होगा यह आपका वन शॉट वीडियो होगा। तो इसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इसमें प्रश्न है। आपका जो है परिवहन चैप्टर, इसमें क्या होगा आपका, इसको हम पूरा आज इसका ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। और ये क्लास 10 का क्या है आपका, तो बायोलॉजी है नहीं, जीव विज्ञान है और यह डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ से कि जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है। यानी मान लीजिए कि जो पेड़ पौधा है उससे मान लीजिए जड़ से जल को और खनिज लवण को आगे की ओर ले जाता है, यानी पत्ती तक पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम, केंद्रिका, जाइलम उत्तक सभी। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम उत्तक। आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम उत्तक। अब देखिएगा, इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा कि देखिए ज्वा से जल होता है और ज्वा से क्या होता है? जाइलम। तो जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम उत्तक। और फ्लोएम उत्तक क्या करेगा? आपका जो फ्लोएम उत्तक है, फ से फल और फ से क्या होता है? फ्लोएम। यानी फल मतलब क्या होता है? भोजन। तो भोजन का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम उत्तक। और जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करेगा? तो आपका जाइलम उत्तक हो जाएगा। आगे है आपका दूसरा प्रश्न कि पत्ती द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है। अभी तुरंत आपको बताए थे कि भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। यानी आपको ट्रिक बताए थे, फ से फल और फ से फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आगे 3 नंबर कि पौधा जितना जल अवशोषित करता है उसका कितना प्रतिशत वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। यानी प्रश्न आपको कहता है कि मान लीजिए कि पौधा अपने जीवन काल में जितना जल को अवशोषित करता है, जीवन काल कहिए या एक दिन कहिए, मान लीजिए कि पौधा अपना जो पौधा है 100 लीटर एक दिन में जल को अवशोषित किया। कितना लीटर? 100 लीटर जल को अवशोषित किया। अभी जो 100 लीटर जल है उसमें से पौधा कितना जल को अपना काम में लाता है और बाकी बाद जल को क्या कर देता है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देता है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए वो 10%। कितना प्रतिशत? तो 10% उपयोग में लाता है। 10% किसमें लाता है? उपयोग में। और 10% का उपयोग करता है और उसके बाद बच जाता कितना प्रतिशत है, तो 90% वायुमंडल में चला जाता है जलवाष्प बनकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न आपका कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है। यानी कि एक कोशिकीय जो जीव है, जो शैवाल है, उसमें जल का परिवहन यानी पानी का परिवहन कैसे होता है। तो आपको पहले बताए थे कि उसमें जल का जो परिवहन होता है, चाहे जल हो यानी पानी हो, पानी के अलावा उसमें भोजन हो या कोई अन्य पदार्थ हो, उसमें कोई विशेष तंत्र नहीं होता है, उसमें विसरण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो विसरण के द्वारा होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है आपका कि 5 नंबर प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा किस दिशा में होता है। यानी मान लीजिए कि जो पत्ती है उसमें भोजन का निर्माण हो चुका है। अब पत्ती में भोजन का निर्माण हुआ है तो पौधा के अलग अलग भागों में भोजन का जरूरत है। तो अब फ्लोएम उत्तक भोजन को किस दिशा में परिवहन करता है बताइए? केवल ऊपर की ओर, खाली ऊपर की ओर भोजन का परिवहन करेगा? केवल नीचे की ओर, सिर्फ नीचे की ओर परिवहन करेगा? ऊपर और नीचे दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं ना, इसका हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों। यानी भोजन का जरूरत जड़ को भी है, तना को भी है, टहनी को भी है, पत्ती के सबसे ऊपर वाला भाग को भी है। तो इसी कारण जो फ्लोएम उत्तक है वह ऊपर और नीचे दोनों ओर जाता है, लेकिन जो जाइलम उत्तक है वह सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे फिर प्रश्न है आपका 6 नंबर कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से किसका किया जाता है। यानी खाद्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि पौधा में भोजन बनता है, जैसे मनुष्य में भोजन बनता है तो ग्लूकोज का परिवहन होता है उसमें, यानी उसका ग्लूकोज का निर्माण हुआ, फिर ग्लूकोज का परिवहन होता है और उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है, 36 से टिप ऊर्जा का। तो ये हो गया मनुष्य का। लेकिन पौधा में किस चीज का परिवहन होता है, तो भोजन के रूप में आपका सुक्रोज का परिवहन होता है। किसका होता है? सुक्रोज का परिवहन। आगे है आपका 7 नंबर प्रश्न कि रक्त का लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है। यानी रक्त किसके कारण लाल होता है। तो रक्त जो लाल होता है आपका
हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और आपका जो हीमोग्लोबिन है, यह हीमोग्लोबिन किसमें उपस्थित होता है, तो यह आपका होता है आरबीसी, यानी आपका लाल रक्त कणिका में। आरबीसी के अंदर पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन यानी एचबी हीमोग्लोबिन, और इसी के अंदर आपका पाया जाता है आयरन, आयरन जिसको आप क्या कहते हैं, लोहा। तो इसी के कारण क्या होता है, आयरन के कारण रक्त का रंग होता है लाल, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, समझे। अब देखिए आयरन जो है आपका हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो इसी कारण इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आगे है आपका प्रश्न, हृदय के बेस्मों का शिथिलन एवं संकुचन दाब क्रमशः कहलाता है। यानी हृदय का बेस्म, बेस्म इसको, इसी को हम बेस्म को हम क्या कहते हैं, कोष्टक। इसी को हम क्या कहते हैं, बेस्म को, इसी को हम कहते हैं कोष्टक, कहिए आप इसको, या मान लीजिए इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेम्बर। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेम्बर कहते हैं। तो ये जो आपका होता है, इसमें कहता है कि जो हृदय जब शिथिलन होता है यानी संकुचन होता है, तो हृदय जब क्या होता है, फूलता है, यानी सांस जब लेते हैं, सांस जब छोड़ते हैं, तो हृदय का फूलना और दोनों होता है, यानी अनुशीतलन और क्या होता है, संकुचन दोनों होता है। तो यह क्या कहलाता है आपका, देखिए आपका जो यह कहलाता है डायस्टोल, और क्या कहलाता है, सिस्टोल। देखिए डायस्टोल में क्या होता है आपका डब, क्या होता है आपका डब, और सिस्टोल में आपका क्या होता है, लब। तो हृदय का जो आवाज है, आप इसको डायस्टोल एवं सिस्टोल कहिए या लबडब कहिए, क्या कहिए, लबडब या डबलब, ऐसे कहिए, आप कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आगे है फिर आपका 9 नंबर प्रश्न, ऐसी रक्त वाहिनी जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के अलग अलग भागों में ले जाती है कहलाती है। यानी कहता है कि जो शुद्ध रक्त को, अब बताइए, आपको पहले बताए थे कि मान लीजिए कि जो धमनी है आपका, धमनी, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, धमनी। धमनी है, यह जब भी ले जाएगा तो शुद्ध रक्त को ले जाएगा। और शुद्ध रक्त कैसे होता है, तो जिस रक्त में ऑक्सीजन को मिला दिया गया है वह रक्त शुद्ध हो जाता है। और सिराए जो है, सिराए, सिराए आपको ले जाता है अशुद्ध रक्त का। किस रक्त को ले जाता है, अशुद्ध रक्त का। अब रक्त अशुद्ध कैसे होगा, तो जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया है वह रक्त क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध रक्त का, किस रक्त का पूछा गया है, शुद्ध एवं ऑक्सीजनित रक्त का। तो आंसर हो जाएगा आपका धमनिया, समझे, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसी में आता है एक आपका आता है फुफ्फुस धमनी, और एक आपका आता है फुफ्फुस शिरा। इसी में तो जो आपका फुफ्फुस धमनी है और जो फुफ्फुस शिरा है, इसके माध्यम से क्या होता है कि फुफ्फुस धमनी के माध्यम से आपका होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह, और फुफ्फुस शिरा के माध्यम से होता है आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह। अगर आप इसको डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पीछे थ्योरी का हम एक वीडियो बना दिए हैं, उसमें बहुत बढ़िया से बताए हैं कि शुद्ध रक्त का प्रवाह और अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होता है, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा क्या है, तो उस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आगे है आपका 10 नंबर प्रश्न, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। यानी कि हृदय में जब पेसमेकर लगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी हृदय का पेसमेकर क्या होता है। आपका जो होता है ये होता है आपका एबी नोड, क्या होता है आपका एबी नोड ना, ऐसे नोड होता है, क्या होता है आपका ऐसे नोड, क्या होता है आपका ऐसे नोड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 11 नंबर प्रश्न, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। देखिए आरबीसी आप नाम सुने होंगे, आरबीसी, आरबीसी को कहते हैं लाल रक्त कणिका, और डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका। और एक आप नाम सुने होंगे प्लेटलेट का, नाम क्या सुने होंगे, प्लेटलेट का। देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है, तो 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है, तो इसका जो जीवन काल होता है वह 10 दिन से कम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन से कम। यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसको 4 से लेकर 6 दिन तक, 4 से लेकर कितना दिनों तक, 6 दिनों तक। और प्लेटलेट का भी जीवन काल कितना होता है आपका, तो लगभग 10 दिन तक होता है, लगभग 10 दिन तक प्लेटलेट का भी जीवन काल। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 10 दिन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार तो 10 दिन से कम हो जाएगा। फिर आगे है आपका 12 नंबर प्रश्न कि पौधों में जड़ से तने के तरफ पदार्थों का संवहन करता है। यानी जड़ से लेकर तना की ओर, तो जड़ से लेकर तना की ओर कौन जाता है, बताइए आप लोग, नीचे से ऊपर की ओर कौन जाता है, तो आपका जो होता है जाइलम ऊतक जाता है। कौन सा ऊतक जाएगा आपका, तो जाइलम ऊतक जाता है।
देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जाइलम उत्तक हो जाएगा। और आपको बोले थे कि जाइलम उत्तक कहां जाएगा, तो ऊपर से नीचे से जाता है ऊपर की ओर। कहां से जाएगा, तो नीचे से ऊपर की ओर। और आपका जो फलोम उत्तक है यह ऊपर और नीचे दोनों ओर जाता है, दोनों ओर भोजन का परिवहन करता है। आगे है आपका 13 नंबर प्रश्न कि पौधों में किस पदार्थों का संवहन द्विदिशीय होता है, यानी ऐसा कौन सा चीज है जिसका संवहन यानी ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। तो पानी का होता है, जल का बिल्कुल नहीं होता है, जल नहीं होगा, लवण होगा नहीं होगा, तो खाद्य पदार्थ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ। यानी भोजन का जो परिवहन है वह ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे फिर है प्रश्न आपका 14 नंबर। प्रश्न आपका कि निम्न में से किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, यानी खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। ऐसा एक जीव है जिसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। अब खुला परिवहन तंत्र क्या है, बंद परिवहन तंत्र क्या है, तो ये सब हम थ्योरी में बढ़िया से डिटेल्स में बता चुके हैं कि जिसमें मान लीजिए जैसे मुर्गा है, मछली है, दोनों को आप ले लीजिए, तो मुर्गा में बंद परिवहन तंत्र है, यानी जिसमें ब्लड की प्रेशर ज्यादा मात्रा में रहती है उसमें बंद परिवहन तंत्र, और जिसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है उसमें होता है आपका खुला परिवहन तंत्र। इसमें कहता है खुला परिवहन तंत्र कौन नहीं है, तिलचट्टा खुला परिवहन तंत्र है, कीट भी खुला परिवहन तंत्र है। इसका जो आंसर होगा नहीं है, यानी मनुष्य क्या है, तो मनुष्य है बंद परिवहन तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे है 15 नंबर प्रश्न, रक्त में क्या नहीं पाया जाता है, यानी ऐसा इस चारों में से ऐसा कोई एक चीज है जो रक्त में नहीं पाया जाता है या दूसरी चीज में पाया जाता है। देखिए आपका जो एल्ब्यूमिन है, क्या है आपका एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन भी रक्त में पाया जाता है। आपका थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, यह दोनों भी रक्त में पाया जाता है। यह दोनों पाया जाता है रक्त के प्लाज्मा भाग में। किसमें पाया जाता है आपका, तो रक्त के प्लाज्मा भाग में। और प्लाज्मा होता है कुल रक्त का 60% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 60%। एल्ब्यूमिन भी आपका इसी में प्लाज्मा में ही पाया जाता है। आपका जो पेप्सिन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन। यह क्या करता है, यह पाया जाता है आपका अमाशय में। किसमें पाया जाता है आपका पेप्सिन, अमाशय में। और अमाशय में भी यह क्या करता है पेप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। चलिए तो यह आपका रक्त में नहीं पाया जाता है। आगे आपका 16 नंबर प्रश्न कि रक्तदाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी रक्तदाब जिसको आप कहते हैं ब्लड प्रेशर, इसको मापने में किस यंत्र का हम उपयोग करते हैं। क्या बैरोमीटर होगा, नहीं होगा, मैनोमीटर भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा एस्फाइग्नो, क्या हो जाएगा, तो मैनोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे 17 नंबर प्रश्न कि पीलिया के लिए कौन सही है, यानी पीलिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्पिलिन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्पिलिन। पीलिया को ही इंग्लिश में हम एस्पिलिन कहते हैं। तो एस्पिलिन के लिए कौन सही है, क्या एस्पिलिन रक्त बैंक है, बिल्कुल सही बात है। रक्त जो मान लीजिए कि जो रक्त पुराना हो चुका है, जो रक्त का अब आप जानते हैं कि आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं, पीलिया को। तो जो रक्त पुराना हो चुका है, नहीं आरबीसी का जब जीवन काल 120 दिन पूरा हो जाता है तो यही रक्त बैंक के पास यहाँ पर क्या होता है, उसका पुनः मतलब उसका आगे की प्रोसेस क्रिया होता है। फिर आगे यहाँ पर है आपका लाल रक्त कणिका का कब्रगाह, बिल्कुल सही बात है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोनों हो जाएगा, यानी रक्त बैंक भी है और इसको ऐसे है। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक जाते हैं तो पैसा को बदलते हैं कि नहीं, कटा फटा नोट को बदल देता है बैंक, तो उसी प्रकार होता है। जो रक्त टूट फूट गया है या मान लीजिए जो जिसमें परेशानी है उसको बदल बदल देता है, इसी इसका फिर क्या होता है, जो मान लीजिए जो बदलने लायक नहीं है उसको वहीं पर कब्रगाह है, यानी वहीं पर उसको क्या कर देता है, खा पी कर खत्म कर देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न 18 नंबर कि हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को क्या कहते हैं, यानी हृदय जो है, दिल, उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक द्रव पाया जाता है। उस द्रव को हम क्या कहते हैं, तो उस द्रव को हम कहते हैं पेरिकार्डियक द्रव। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियक द्रव। देखिए इसी के बाहर एक झिल्ली होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियक झिल्ली। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियक झिल्ली, पेरिकार्डियक झिल्ली कहते हैं, समझे। तो इसी के अंदर हृदय क्या रहता है, तो बंद रहता है, मतलब हृदय इसी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है।
आगे आपका 19 नंबर प्रश्न कि कौन शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी मान लीजिए कि शरीर में जो बाहर से बैक्टीरिया आता है शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो शरीर के अंदर कौन सा ऐसा प्रोटीन है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो मनुष्य के शरीर को या जानवर के शरीर को क्या करता है, तो रक्षा पहुंचाता है आंतरिक से। तो यह जो आपका लिम्फोसाइट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। यही क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी यही जो बाहरी बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करेगा, बाहरी बैक्टीरिया को। और जो मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट उसको नष्ट करने का काम करेगा, यानी खा पी कर पचाने का काम करेगा। ये लिम्फोसाइट मार देता है, अब मोनोसाइट क्या करता है, उसको तो खा पी कर पचा देता है। और यह जो दोनों है आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, यह दोनों पाया जाता है किसमें, तो यह दोनों पाया जाता है आपका WBC में। किसमें, तो श्वेत रक्त कणिका में पाया जाता है यह दोनों। चलिए फिर आगे प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न है कि शरीर का रक्त दाया आलिंद में कहां से प्रवेश करता है। यानी मान लीजिए शरीर से जो रक्त आ रहा है हृदय की ओर, शरीर से किस ओर आ रहा है रक्त, हृदय की ओर आ रहा है, तो वह कहां से प्रवेश करता है, कहां से उसका प्रवेश करने का जगह है। देखिए उसमें जो प्रवेश करने का जगह होगा, देखिए दो पश्च महाशिरा एक अग्र महाशिरा नहीं होगा, एक अग्र महाशिरा दो पश्च महाशिरा नहीं होगा, एक अग्र महाशिरा एवं एक पश्च महाशिरा होगा। यानी एक आगे से महाशिरा होगा और एक पीछे से। पहले तो सिंपल बात समझ लीजिए कि आपको इससे पहले बताए थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, उसमें क्या होता है आपका कि उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह, इसको इसी को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त मिल गया वो हो गया अशुद्ध रक्त, उसका प्रवाह यानी शिरा के माध्यम से होगा जब भी। और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसका जब भी प्रवाह होगा तो धमनी के माध्यम से होगा, जब भी प्रवाह होगा किसके माध्यम से होगा, धमनी के माध्यम से। तो वही कहता है कि देखिए जब भी होगा तो इसमें शिरा होगा, क्या होगा जब भी, देखिए पूरा सब महाशिरा है इसमें, तो एगो अग्र महाशिरा होता है, एगो क्या होता है, पश्च महाशिरा। तो इसी का इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न कि हृदय की व्यास में फेफड़ा से रक्त आता है। यानी फेफड़ा से रक्त कैसे आता है हृदय में। जैसे देखिए अगर आप इसको ऐसे समझिएगा तो इसको थोड़ा सा हम ले चलते हैं अंदर आपको डिटेल्स में, तब इसको आप समझिएगा कैसे होता है। थोड़ा सा 1 मिनट हमको समय दीजिएगा, बता देते हैं तुरंत। देखिए आपका यहाँ से देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, हृदय है। मान लीजिए ये आपका हृदय है और हृदय में 4 कोष्ठक है। ऊपर वाला को हम, ये जो ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको आलिंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आलिंद। और नीचे वाला को हम क्या कहते हैं, नीचे वाला को हम कहते हैं नीला, नीचे वाला को कहते हैं नीला। तो ये साइड होता है आपका दाया और ये साइड होता है आपका बाया। तो ये साइड हो गया आपका दाया आलिंद, आपका क्या हो जाएगा, दाया आलिंद हो जाएगा आपका। दाया आलिंद के बाद ये सारा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दाया नीला। ये क्या हो जाएगा आपका, दाया नीला। उसके बाद जो आपका यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा बाया आलिंद। ये क्या हो जाएगा आपका, बाया आलिंद। और ये हो जाएगा आपका बाया नीला। तो देखिएगा इसमें जो आपका होता है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि रक्त जो है जैसे शरीर से प्रवेश करेगा, तो इधर आपका होता है केशिका, इधर क्या होता है आपका केशिका। तो इसमें भी देखिएगा कि इधर से जो रक्त आएगा वह आएगा, यहाँ से सबसे पहले रहेगा आपका छोटी शिरा। इधर से क्या होता है आपका, छोटी शिरा रहेगा, छोटी शिरा। और छोटी शिरा के बाद यहाँ से आपका रहता है, यहाँ से रहता है आपका शिरा। और शिरा के बाद यहाँ से रक्त आएगा आपका महाशिरा में। रक्त कहाँ आएगा आपका, महाशिरा में। अब महाशिरा के बाद जो रक्त प्रवेश करेगा, तो यह रक्त प्रवेश करता है आपका दाया आलिंद से। रक्त कहां से प्रवेश करेगा, दाया आलिंद से। अब दाया आलिंद से रक्त जाएगा बाया आलिंद में, कहां जाएगा, बाया नीला में जाएगा, दाया नीला में। अब दाया नीला के बाद रक्त डायरेक्ट चल जाएगा फेफड़ा में, डायरेक्ट रक्त कहां जाएगा, फेफड़ा में रक्त जाएगा। उसके बाद रक्त जाएगा फेफड़ा में। और फेफड़ा से फिर रक्त कहां आएगा, तो फेफड़ा से रक्त आता है आपका बाया, कहां आएगा, बाया आलिंद में आएगा, बाया आलिंद में। और बाया आलिंद के बाद आएगा बाया नीला में। और नीला इसको पंप करेगा तो यह पूरा शरीर में जाएगा। तो यह जाएगा आपका कैसे जाएगा, तो यह जाएगा आपका धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका होता है महाधमनी। क्या होता है आपका, महाधमनी। अब महाधमनी के बाद आपका होता है यहाँ से धमनी, यहाँ से क्या होता है, धमनी। फिर रक्त धमनी के बाद जाएगा आपका छोटी धमनी में। रक्त कहाँ जाएगा आपका,
छोटी धमनी में, और छोटी धमनी के बाद फिर रक्त आएगा आपका केशिका में। तो यह प्रोसेस चलते रहता है। तो अब बताइए रक्त कहां से प्रवेश करेगा? फेफड़ा से। तो फेफड़ा से रक्त यहां से प्रवेश करेगा आपका दायां क्या करेगा? आलिंद में प्रवेश करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो दायां आलिंद हो जाएगा। किससे प्रवेश करता है? दायां आलिंद से प्रवेश करता है। आगे प्रश्न है आपका 22 नंबर कि हृदय की कौन सी ध्वनि नीला के संकुचन से पैदा होता है? यानी नीला का संकुचन। तो आपको अभी बताए थे कि संकुचन और क्या होता है आपका अनुशीतलन। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि लब होगा या इसका आंसर क्या होगा? डब होगा। देखिए शिथिलन और क्या होता है आपका? संकुचन। तो शिथिलन में क्या होता है? लब होगा कि डब होगा? देखिए इसको आप लोग बताइए, बताइए लब होगा या डब होगा? देखिए डब किसमें होगा? तो डब जो आपका होता है यह होता है आपका शिथिलन में। डब किसमें होगा? शिथिलन में होगा। और आपका जो संकुचन होगा वो संकुचन को क्या कहते हैं? लब। तो संकुचन से लब यानी इसी को हम कहते हैं डायस्टोल और क्या कहते हैं? सिस्टोल। चलिए आगे फिर आपका 23वां प्रश्न कि रक्त परिसंचरण तंत्र कि किस रचना में कपाट नहीं होता है? तो किस रचना में कपाट नहीं होता है? क्या शिरा में, हृदय में, धमनी में, लसिका नली में? तो धमनी में क्या होता है? कपाट नहीं होता। आप कहिएगा कपाट क्या होता है? जैसे मान लीजिए दरवाजा जिसको आप कहते हैं, तो धमनी में दरवाजा नहीं होगा। जैसे नीला पंप करेगा जब रक्त को, तो पूरे शरीर में जब रक्त पहुंचता है धमनी के माध्यम से, यदि उसमें कपाट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 120 प्रेशर से क्या करता है? तो धमनी से जो रक्त का प्रवाह होता है वो 120 mmHg से होता है। और इतना अगर कपाट रहेगा तो फिर शरीर में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। अगर कहीं थोड़ा सा भी रक्त जमा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है कि कपाट इसमें नहीं होता है। शिरा में कपाट होता है, शिरा में क्या होता है? कपाट होता है, लेकिन धमनी में कपाट नहीं होता है। समझे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है आपका कि क्रॉप कॉप साउंड किस मशीन से सुना जा सकता है? यानी मतलब मान लीजिए कि एकदम छोटा सा छोटा ध्वनि को, एकदम कम से कम ध्वनि को, जैसे बच्चा का ध्वनि होगा एकदम बहुत कम ध्वनि से कम ध्वनि को हम किस चीज से सुन सकते हैं? देखिए आप स्फाइग्नोमैनोमीटर से भी सुन सकते हैं और स्टेथोस्कोप जिसको हम आला कहते हैं, स्टेथोस्कोप को हम क्या कहते हैं? जिसको आप आला कहते हैं। जो डॉक्टर ऐसे देखिएगा कान में, दोनों कान में लगा कर ऐसे चेक करता है उसको हृदय का धड़कन, तो वही होता है आला। समझे? इसका जो आंसर ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों। तो इसका कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों। इसका जो आंसर होगा ए बी दोनों। चलिए आगे प्रश्न है फिर आपका 25 नंबर कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? अभी देखिए प्रश्न आया था कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए मनुष्य में आपका बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, नहीं होगा। घोड़ा में भी आपका बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऊंट में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आगे प्रश्न फिर आपका 26 नंबर कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? यानी ऐसा कौन सा चीज है रक्त में जो रक्त जिसके कारण थक्का बना रहता है, यानी तरल अवस्था में रहता है? तो उसमें आपका प्लेटलेट की वजह से, किसकी वजह से? प्लेटलेट की ही वजह से रक्त का क्या बनता है? तो रक्त थक्का बनता है और रक्त का थक्कापन इसमें बरकरार रहता है। चलिए तो आगे प्रश्न है फिर आपका, देखिएगा यहां से 27 नंबर कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? यानी एक कोशिकीय जो शैवाल है उसमें जल का परिवहन कैसे होता है? तो क्या विसरण होगा, परासरण होगा, अवशोषण होगा, रसारोहण होगा? तो विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? तो विसरण के माध्यम से होता है। चलिए आगे प्रश्न आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। अभी तुरंत आपको बताए थे कि फ्लोएम, फ्लोएम किसका संबंध करेगा? फल, फल यानी भोजन का। तो यहाँ पर किसका संबंध हो जाएगा? भोजन का संबंध हो जाएगा। और जल किसका संबंध करेगा? जल का संबंध तो जाइलम उत्तक करेगा। कौन सा उत्तक करेगा? जाइलम उत्तक करेगा। 29 नंबर प्रश्न है आपका कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी कि हृदय से जो रक्त है उसको संपूर्ण शरीर में पंप किसके माध्यम से करते हैं? तो आपको इससे पहले अभी तुरंत बताए थे कि हृदय में जो रक्त का पंप करते हैं वो करते हैं आपका यहाँ से नीला के द्वारा। किसके द्वारा? तो यहाँ से जो बायां नीला है, इसी बायां नीला के द्वारा हम पंप करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। नीला के द्वारा हम इसको पंप करते हैं, नीला। ऑप्शन नंबर बी। आपका लास्ट प्रश्न है 30 नंबर कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आपको पीछे बता दिए थे, आप लोग इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।
चलिए पीछे इसका हम आंसर लिख भी दिए थे, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, फिर से मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।